बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे में 3 काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो बरतानिया की नई वीज़ा पॉलिसी का पाकिस्तान और आसपास के जो एशियाई ममालिक हैं उनके लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी अब क्यों परेशान हैं और किस अजियत से गुजर रहे हैं, इस पर आज बात करूंगा इस वीडियो में। और इसके साथ ही इमरान रियाज एक बहुत लंबे अरसे के बाद मंजर आम पे आए हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट की है जिसमें उन्होंने अपनी 4-5 महीने की सारी दास्तान बयान की, उस पर भी बात होगी। अब इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में घमसान का रन पड़ चुका है। व्हाट्सएप के ज़माने में जजेस एक दूसरे के खिलाफ खत लिख रहे हैं। ये लड़ाई कब शुरू हुई और ये लड़ाई कैसे ख़त्म होगी, इस पर भी बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये जो बरतानिया की या ब्रिटेन की नई वीज़ा पॉलिसी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2022 के दौरान 7,45,000 रिकॉर्ड तारकीन वतन जो है वो अफराद जो है उनकी आमद के बाद वज़रा पे कानूनी तौर पे इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करने के लिए दबाव डाला गया। उसके बाद बरतानिया की हुकूमत ने वहाँ पे मुकीम अफराद के लिए एक तो सालाना इनकम ज़्यादा करने की शर्त रखी। उसके बाद दूसरी शर्त यह रखी गई कि लोग अब अपने ख़ानदान को नहीं बुला सकते। तो इस वक्त बरतानिया में जो पाकिस्तानी मुकीम है, इनके साथ साथ दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ के यानी इंडिया के, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे लोग अब काफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि वीज़ा पॉलिसी में अचानक इतनी बड़ी तब्दीली का इदराक तो किसी को भी नहीं था। और वहाँ के कुछ लोगों से जब बात की गई तो वो कहते हैं कि जी हम सब घबराहट का शिकार है, क्योंकि बरतानिया में मुकीम शख्स के लिए फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए कम से कम आमदनी की हद जो है वो 18,600 पाउंड से बढ़ाकर एकदम 38,700 यानी तकरीबन 40,000 पाउंड कर दी गई है। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी जॉब करने वाला शख्स जो है उसको भी 20-25,000 पाउंड सालाना से ज़्यादा तो नहीं मिलती, तो उसमें उनकी सेविंग्स वगैरह भी शामिल होती हैं। तो वहाँ पर मुकीम अब लोग परेशान है कि रातों रात इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाएंगे। और इनको दूसरा बड़ा मसला ये है कि कुछ लोग तो पहले ही प्लान कर रहे थे कि वो अपनी फैमिलीज़ को बरतानिया में बुलाएंगे। उन्होंने सारे इंतज़ाम किए हुए थे, कईयों की तो टिकट्स बुक हुई हुई थी, कईयों के निकाह थे, यानी इस तरह जो फैमिली में अरेंजमेंट्स होती हैं। लेकिन अचानक वीज़ा पॉलिसी के तब्दील होने के बाद इनके लिए सब कुछ दर्द सर बन गया। लोग परेशान है कि इतनी जल्दी ख़ानदान को कैसे बुलाएंगे। फिर बरतानिया में मुकीम एक श्रीलंकन खातून का बयान आया। वो कहती है जी मेरी तो पिछले साल मंगनी की थी और इरादा किया था कि हम अगले साल शादी वहीं करेंगे। मैंने मंगेतर को मेरे साथ वापस लेके आना था यहाँ पे, लेकिन इस वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली के बाद मेरे सब घर वाले सदमे में हैं कि अगर हम शादी वहाँ कर भी लेते हैं यानी श्रीलंका में, तो मैं अपने मंगेतर को अब स्पॉन्सर नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए आमदनी में 20,000 पाउंड का इजाफा बहुत ज़्यादा है। अब वो चाहे दो बेचारी नौकरियाँ कर ले तो ये तो पूरा नहीं होता उससे। तो बरतानिया की इस वीज़ा पॉलिसी के सबसे ज़्यादा असरात जो हैं कम आमदनी वाले बरतानवी शहरी और ख़ास तौर पे ख़वातीन और कम उम्र अफराद पे पड़ेंगे जो कम आमदनी जिनका कमाते हैं। तो कानूनी माहिरीन भी इस फैसले पे काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि लोग उन्हें अदालत में चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। और बहुत सी एशियन तंजीमें जो हैं और कुछ NGOs जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, वो इस वक्त बड़ी संजीदगी से इन तमाम कवानीन को चैलेंज करने का सोच रही है। और मैं आपको बताऊं कि खुद स्कॉटलैंड के जो रुए रवां हैं, वो अब पाकिस्तानी नस्द स्कॉट हैं, उन्होंने आके अपनी असेंबली के अंदर पार्लियामेंट में इस पॉलिसी से इंतहाई इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा मैं इमिग्रेंट हूँ, मेरे वालिदैन इमिग्रेंट थे, और बरतानिया जो है उसमें इमिग्रेंट्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जब हम लोगों को लेबर नहीं मिलती थी तो हमने एशियाई ममालिक से लेबर मंगाई। अब जब उन्होंने हमारा मुल्क बना दिया तो हम उनको कह रहे हैं अब तुम नहीं आ सकते या तुम अपने घर वालों को नहीं ला सकते। तो ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो अब देखते हैं खुद बरतानिया के अंदर जो उनके अरबाब इख्तियार में लोग हैं वो इससे डिफर कर रहे हैं। दूसरी एक अहम डेवलपमेंट जो है वो इमरान रियाज के हवाले से है। उन्हें चंद महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसके बाद वो अचानक गायब हो गए। फिर 4-5 महीने बाद उनको बाजियाब करवाया गया। उस वक्त काफ़ी अरसे तक तो वो खामोश रहे, क्योंकि उनको बोलने में पहले दुश्वारी आ रही थी। अब पिछले चंद दिनों से वो ज़रा दोबारा एक्टिव हो गए हैं। ट्विटर पर उनकी ट्वीट्स भी आना शुरू हो गई हैं। इसके बाद उनकी पहले बाकायदा मीडिया अपीयरेंस भी हुई है। उन्होंने वकील और दोस्त मियां अली अशफाक के साथ एक पॉडकास्ट की है। 1 घंटे की है ये पॉडकास्ट, जिसमें उन्होंने पिछले चंद महीने के तजुर्बात शेयर किए हैं। और इस पॉडकास्ट से एक अच्छी बात जो सामने आई वो ये कि इससे पहले जो उनको बोलने में दुश्वारी थी और जो लोग उनको मिले थे वो बता रहे थे कि उनकी स्पीच के मसाइल हैं। वो उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने कोर्ट में 2-4 मिनट की गुफ्तगू की, वहाँ पे भी देखा जा सकता है कि उनको कुछ बोलने का मसला था। बहरहाल इस पॉडकास्ट में काफ़ी बेहतरी नजर आई। और इमरान रियाज खान जो अब
इनका पुराना अंदाज था उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं और अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है। अपनी गुमशुदगी के हवाले से उन्होंने कहा, मैं जो बात कर रहा था, जो इख्तिलाफ राय में आ सकती है, वो कोई भी किसी से भी कर सकता है। किसी से ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए जैसे वो मुल्क का दुश्मन हो। फिर उन्होंने बताया कि जब आप किसी से राब्ता नहीं कर पाते तो सबसे ज़्यादा आपको अल्लाह की याद आती है और उसके बाद घर वालों की। उसके बाद उन्होंने मिलने वालों के बारे में कहा, मुझे कोई गले लगाने आया तो कोई मेरा तमाशा देखने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआ देने और कोई मुखबरी करने। क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक तो कुछ ऐसे सियासतदान थे जिनका ताल्लुक ऐसी सियासत जमात से था जो इमरान रियाज के नजरियात से शदीद इख्तलाफ रखते थे, और उन सियासतदानों ने भी इमरान रियाज से मिलने की कोशिश की। तो इमरान रियाज ने यही कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं सारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करूंगा ताकि कल को आप इस मुलाकात में होने वाली बातों को गलत रंग ना दें। इसके अलावा वो राना सनाउल्लाह से काफी नाराज नजर आते हैं। वो कहते हैं, जब राना सना पे मुकदमात बने थे तो मैंने उन मुकदमात के खिलाफ आवाज उठाई थी और उस वक्त राना सनाउल्लाह मेरे घर आए थे शुक्रिया अदा करने, लेकिन जब मुझ पर यह वक्त आया तो राना सनाउल्लाह ने उल्टा मेरे ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तो शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, हालांकि वो इनके साथ शोज में बैठ चुके हैं। तो ये कुछ बातें की उन्होंने। तीसरी एक अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में घमसान का रन पड़ चुका है और इसका पस मंजर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला आया और इसके हक में फैसला आया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ने एक कमेटी बनाई और 3 रुकनी कमेटी में 3 सीनियर जजेस थे। एक जस्टिस एजाजुल एहसन जो अगले साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनेंगे, इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और तीसरे चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस काजी फाइज खुद से। तो इस कमेटी का मकसद ये था कि कमेटी फैसला करती है कि केसेस की कॉज लिस्ट कैसे बनाई जाए, बेंच में कौन कौन शामिल होगा और कौन से केसेस में कौन सा बेंच बनेगा। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है। खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो अपील की है वो केस और जस्टिस मुजाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पे एतराज किया। कहते हैं कि 7 दिसंबर को 4 बजे सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ और सिविलियंस की फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को इस बेंच में शामिल किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया और इस असूल पर जल्द समाअत की दरखास्तों पर भी इत्तफाक किया गया। लेकिन कमेटी इजलास में फौजी अदालतों के केस में 7 रुकनी बेंच पर इत्तफाक की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच बनाते वक्त मुझसे पूछा ही नहीं गया और इसके साथ सीनियरिटी के असूलों को भी नहीं देखा गया, बल्कि मर्जी के जजेस शामिल किए गए। दूसरा, वो कहते हैं कि जस्टिस नकवी के मुकदमात सुनने के लिए जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, कमेटी इजलास के मिनट्स ना तो भिजवाए गए ना दस्तखत लिए गए। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अब यह मामला काफी संगीन हो गया। इस मामले पर देखते ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ की तरफ से क्या जवाब आता है वो देखते हैं। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से सवाल बनता है कि इससे पहले वो चीफ जस्टिस बंदयाल जब थे तो हर बेंच में जस्टिस एजाज साहब और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब उनके साथ बैठते थे। तब हर बेंच में इन पर सवालात उठा करते थे। अटॉर्नी जनरल ने हर बार ये एतराज किया था कि मनपसंद बेंचेस हैं, लेकिन तब तो एजाजुल एहसन साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ऐसा कोई खत नहीं लिखा था और वजह सिर्फ यह थी कि इस वक्त उस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे शायद। खैर, खुला खत लिखा गया, ओपन खाता है, तो अब यह मीडिया में भी डिस्कस होगा, इस पर तबसरे भी होंगे और लड़ाइयां चौक चौराहे में डिस्कस होंगी। जस्टिस काजी फाइज साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से देखने के लायक होगा क्योंकि इनकी तारीख रही है कि फैसला करते हुए या अपना नुक्ता नज़र रखते हुए वो झिझकते नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने उन्हें खत लिखा तो उसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट को किसी सूरत प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इनके जवाब का इंतजार करना चाहिए और दूसरी साइड का जो मौक़िफ़ है उसको भी सुनना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट खबर दूं, ये रन डाउन है कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप कब खत्म हुआ है और वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले इंजमामुल हक ने रिजाइन किया था और एक कमेटी बनी थी क्रिकेट बोर्ड की और उन्होंने कहा था कि जी हम इसका फैसला 1 हफ्ते में बोर्ड को बताते हैं, फाइंडिंग्स उसकी। अब आज 11 तारीख है दिसंबर की और मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को, हो सकता है ये प्रोग्राम 12 को चले, तो अभी तक उस कमेटी की तरफ से आपको कोई इत्तला नहीं आई और उस मामले को कारपेट के नीचे छुपाया गया, क्योंकि और बहुत से मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिनके ऊपर मट्टी डाली जा रही है, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन के वाकयात हैं
और मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं और किस तरह से कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, पेपरा रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये मैं एक अलग वीलॉग में आपके पास लेके आ रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। लेकिन आपको ये सब कुछ उस तरह मिल सकता है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे, तब खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपडेट्स आप तक आती रहेंगी और ये है कि आपको पता चलता रहेगा। स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।